Hey everyone, this is Asa Dubey and welcome back to the another video of the How Do Organisms Reproduce. So our today's topic is the reproductive health. Now question arises that what do you mean by reproductive health or reproductive health deals with what? तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिकली जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, उसमें हमने हर एक चीज देखी कि कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन चलता है और कैसे ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे पहुंचते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सारे प्रोसेस हम जान गए, सभी कुछ हमें पता है। अब हम बात करते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि वी आर गोइंग टू डील विद द हेल्थ। हेल्थ वर्ड आया मीन्स क्या है, ये आपकी बॉडी के बारे में कंसर्न कर रहा है, बट किस तरह से, रिप्रोडक्टिवली। ठीक है, ये बॉडी की किसी और हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मेन फोकस कैसे है, किस पे है, रिप्रोडक्शन पे है। तो बेसिकली यू कैन से दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ डील्स विद द हेल्दी प्रैक्टिस। अब व्हाट काइंड ऑफ हेल्दी प्रैक्टिस दैट मेक्स अ पर्सन सेक्सुअली एंड रिप्रोडक्टिवली फिट, ये चीज आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन है, ये एक हेल्दी प्रैक्टिस पे बेस्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां पे क्या है कि ये एक पर्सन को, कोई भी इंडिविजुअल हुआ, ईदर मेल और फीमेल, यहाँ पे क्या है, ये उस पर्सन को फिजिकली या फिर मेंटली हम बात नहीं करते, ये रिप्रोडक्टिवली एंड इनको सेक्सुअली फिट बनाते हैं। अब बात आती है कि इफ अनहेल्दी प्रैक्टिस है तो क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको यही सारी चीजें पढ़नी है। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। सो हाउ यू विल डिफाइन इट। तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन करने के लिए एक बंदे को या फिर एक इंडिविजुअल को सोशली, ठीक है, या फिर मेंटली हम बात करते हैं, मेंटली फिट होना चाहिए, मेंटल वेलबींग, या फिर हम बात करते हैं फिजिकल वेलबींग। अगर बंदा फिजिकली हेल्दी नहीं है तो क्या वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन देते हो तो बेसिकली यू कैन से दैट ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस, यू कैन से इन नॉर्मल। बट यहाँ पे अगर एक अच्छी खासी डेफिनेशन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, वही चीज है, ओवरऑल वेलबींग, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यू कैन राइट इट इन अदर वर्ड्स, ओवरऑल वेलबींग। ओवरऑल में हमने फिजिकल, मेंटल, सोशल सभी की बात कर ली है। वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल overall well-being of individual in order to reproduce। जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, अनहेल्दी प्रैक्टिस होती है, तो इसकी वजह से क्या है, या फिर ये जो ओवरऑल वेलबींग है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे कई सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, ठीक है, जिनकी हम बात इसी टॉपिक में करते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कई सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं, अगर अनहेल्दी प्रैक्टिस है जिस उसकी वजह से कॉज हो सकती है। तो एसटीडीज में क्या होता है, एसटीडीज एक क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसी तरह की डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ट्रांसमिट होती है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। यहाँ पे ये कॉज किसकी वजह से हो सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से, इट कुड बी वायरल, वायरस की वजह से, एंड कुड बी प्रोटोजोआन्स।
ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट एसटीडीज के बारे में पढ़ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है? द डिजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये डिजीज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टनर to other during sexual contact are called sexually transmitted disease. Short form में हम इनको STDs बोलते हैं. Some of the important sexually transmitted disease are in this way. वैसे तो बहुत सारे है sexually transmitted disease, but in your syllabus there are countable. Bacterial disease से 3 दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, गोनोरिया है, साइफिलिस है एंड यूरेथ्राइटिस है। गोनोरिया में क्या होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक सा है। इस टॉपिक से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बताओ क्या होते हैं, या फिर बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं उनके नाम बता दो। सिर्फ और सिर्फ नाम आपसे पूछने वाला है। तो हम यहाँ से गोनोरिया के बारे में बता सकते हैं, सिफिलिस के बारे में बता सकते हैं एंड यूरेथ्राइटिस के बारे में बता सकते हैं। अगर बेसिकली सिर्फ 2 नाम आते हैं तो आप गोनोरिया एंड सिफिलिस को मेंशन करोगे। नेक्स्ट है वायरल डिजीज। वायरस की वजह से भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसमिट होते हैं या फिर कॉज होते हैं। पहला दिया हुआ है हर्प, दूसरा एक आपके सिलेबस में है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, एंड एक दिया हुआ है दैट इज एड्स। तो पहला हो गया हर्ब्स। अगर वायरल डिजीज, ठीक है, वायरस की वजह से एसटीडीज आपसे पूछे जाते हैं तो पहला हम मेंशन करेंगे हर्ब्स के बारे में, सेकंड इज हेपेटाइटिस बी एंड थर्ड इज द एड्स। एड्स के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इट इज द डेडलिस्ट डिजीज, इसका कोई भी क्योर नहीं है, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चीज कहा जाता है। इसीलिए ये सारी चीजें प्रिवेंट करना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इनका कोई भी क्योर नहीं मिलता है। इट इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एड्स किस वायरस से कॉज होता है। एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एंड कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यहाँ एड्स के बारे में खास बात क्या है, 1 दिसंबर को एज अ एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रोटोजोअन्स इन्फेक्शंस भी हैं, इनकी खास बात क्या है, ट्राइकोमोनियासिस एक डिजीज है, STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। खास बात इनकी क्या है, ये फीमेल्स में कॉज होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। बेसिकली क्वेश्चन क्या आएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है वो कौन कौन कॉज कर सकता है। तो STD कैन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआंस। कौन कौन से डिजीज है, डिजीज के नाम आपको याद रखने हैं। हमने अभी पढ़ा हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से गोनोरिया, सिफिलिस एंड यूरेथ्राइटिस कॉज हो सकता है। वायरल डिजीज है, अगर STD वायरस की वजह से हो रहा है तो हर्ब्स कॉज होंगे, हेपेटाइटिस बी कॉज होगा एंड एड्स कॉज हो सकते हैं। एंड फिर अगर प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है तो ट्राइकोमोनियासिस एक डिजीज है दैट कॉज्ड इन फीमेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे नेम आप मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट आती है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी की, ठीक है। अब अनवांटेड प्रेगनेंसीज क्या है, तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होना है मेल या फीमेल, सबसे पहले आपको ये पता है कि ये क्या है, एक इंडिविजुअल की चॉइस है दैट दे कैन रिप्रोड्यूस और नॉट, ये उनकी पूरी चॉइस है। इस पे किसी का भी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज में कई केसेस देखे जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि पीपल कॉपुलेट बट डोंट वांट चाइल्ड, यहाँ पे क्या है कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। कभी कभी बाई चांस प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है, स्टे कर जाती है। तो फर्स्ट केस ये होता है कि उन्हें बेबी नहीं चाहिए होता है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि कभी बहुत ऐसे केसेस आ जाते हैं, रेप वगैरह वाले केसेस हैं, तो वहां पे क्या है कि
बच्चे को अबॉर्ट कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, प्रेगनेंसी कॉज होने के बाद उस चीज को आप अगर हटाते हो, मेडिकली टर्मिनेट कराते हो, तो दिस इज वेरी बैड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये एक तरीके से बैड क्यों है, वैसे तो इस टाइम पे इलीगल है ये चीजें, लेकिन इससे खराबी क्या क्या आती है, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। फीमेल पे बहुत बुरा असर पड़ता है, फीमेल की बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं जब मेडिकली टर्मिनेट कराया जाता है। और यहाँ पे क्या है, एक बुरी चीज जो कही जाती है, दैट इज फिटिसाइड्स। यहाँ पे क्या है, आप एक जो अनबॉर्न इनोसेंट है उसकी डेथ करते हो, ठीक है, उसकी जान ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये भी चीजें गलत है। बेसिकली होता क्या है कि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस करना है, उसके लिए फीमेल को सोशली, मेंटली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई मेंटल प्रेशर ना हो, कोई पीयर प्रेशर ना हो। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं कि अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए होता है, या फिर वो चाइल्ड के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो इट शुडंट बी लाइक दैट कि लेट्स हैव अ चाइल्ड एंड देन इट फ्रिक्वेंटली हैपन। तो ऐसा कुछ यहाँ पे होना नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए क्या होता है, अ बिग नो। तो हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं कि इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। फैमिली प्लानिंग के लिए दोनों इंडिविजुअल की अपनी अपनी चॉइस होती है। मेंटली एंड फिजिकली बोथ पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल को प्रिपेयर होना पड़ता है, फिर ही क्या होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेगनेंसी ब्रिंग्स अ ड्रास्टिक चेंज इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। अभी अभी आप रिप्रोडक्शन पढ़ के आ रहे हो, वहां पे आपने देखा है कि प्री फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस फीमेल की बॉडी में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो अब फीमेल को फिजिकली भी फिट होना है, बिकॉज वो अपने वॉम्ब में एक चाइल्ड को कैरी करेगी, तो फिजिकली उसे फिट होना चाहिए। बेसिकली अगर वो अपने वॉम्ब में चाइल्ड को कैरी कर रही है, तो उसे मेंटली भी फिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रख के तब ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस करना चाहिए। हर entire biochemical setup and even her psychology get affected during and after the pregnancy। obviously बात है, ये सभी को पता है that at the time of the pregnancy lots of mood changes, मूड स्विंग्स। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक वुमन को, एक फीमेल को फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए। सो प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर स्टेप इन द लाइफ। अ गर्ल वुमन मस्ट बी बॉडीली एज वेल एज मेंटली प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग फॉर हैविंग द चाइल्ड। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, हम MTP के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। ये क्या है, ये इलीगल है एक तरीके से, हमारे यहाँ इस चीज को वैलिडिटी नहीं दी जाती है, बट यू कैन गो फॉर मेडिकली टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी इफ इट इज मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जा सकते हैं, वहां पे क्या है कि आपको लीगली परमिट भी किया जाता है, अलाउ भी किया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है, कभी कभी कॉपुलेशन हुआ बट जो कपल्स हैं दे डोंट वांट चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या है, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर मेडिकली टर्मिनेट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप प्रिवेंशन का यूज करते हैं। तो जैसा कि ये कहा गया है दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसी तरह से बहुत सारे डिवाइसेस आज के टाइम में है जिसको यूज करके कपल्स कॉपुलेट कर सकते हैं, बट दे प्रेगनेंसी वहां पे अकर नहीं होती है। There are many devices which can prevent the occurrence of pregnancy or reduce the chance of pregnancy। कभी कभी क्या होता है, टोटली प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट जो चांस ऑफ प्रेगनेंसी है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ऑल दीज डिवाइसेस आर मेजर्ड आर कॉल्ड कंट्रासेप्टिव डिवाइस। जो भी ये प्रिवेंशन के लिए डिवाइसेस लगाए जाते हैं इनको हम कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोलते हैं या फिर मेजर्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं कर रही है तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, ये उनको भी कंट्रोल करेगी। So this is the thing।
कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं, भाई कहीं पे किसी को जाना है, एक प्रॉपर रोड है, ठीक है, वहां पे क्या किया आपने, बैरियर लगा दिया हुआ है। अब बैरियर लगाने की वजह से क्या इधर वाला बंदा इधर जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो यही सेम चीज क्या होती है कि बैरियर मेथड यूज करने पे स्पर्म्स ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं और वहां पे फ्यूजन नहीं होगा। तो बैरियर मेथड में क्या है, इन दीज मेथड सर्टेन बैरियर्स आर यूज्ड व्हिच प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओवम एंड देयरफॉर फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। सम ऑफ द बैरियर मेथड्स आर कॉन्डम्स, डायाफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बैरियर मेथड्स में कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, तो आपको नाम याद होना चाहिए। ये मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो बैरियर मेथड में क्या है, बेसिकली ये एक तरह की ऐसी डिवाइसेस है जिसको यूज करने पे जो ओवम है एंड स्पर्म है इनकी मीटिंग नहीं हो पाती है। सो हियर यू कैन स्टॉप द फ्यूजन बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। सेकेंड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बेसिकली क्या है, आप किसी ना किसी तरह के ड्रग का यूज करते हो। ड्रग का यूज करने से क्या होता है, वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है, दो मेथड्स है, एक ओरल पिल्स होती है जिनको फीमेल इनटेक कर सकती है, कंज्यूम कर सकती है। एक होती है वेजाइनल पिल्स, इनको वेजाइना में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, वेजाइना में रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी स्पर्म्स होते हैं उन स्पर्म्स को ये वेजाइनल पिल्स किल कर देती हैं। यहाँ पे क्या है, इनका हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ता है। हार्मफुल इफेक्ट भी है इनके। बैरियर मेथड सेफ मेथड है। केमिकल मेथड में कुछ ना कुछ हार्म्स भी हो सकते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड्स में कई सारे मेथड्स दिए हुए हैं, कंडोम्स मेल एंड फीमेल के भी आते हैं, कंट्रासेप्टिव पैचेस आते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होता है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, IUCD, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, इंट्रा का मतलब है अंदर, यूट्राइन मींस यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर कंट्रासेप्टिव डिवाइस को अटैच कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। यहाँ पे कॉपर टी एंड लिप्स लूप होते हैं। इन डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर, फीमेल के यूट्रस के अंदर फिट कर दिया जाएगा सर्जिकली, और उससे क्या होता है, जो भी स्पर्म आता है सर्विक्स के थ्रू वो उसे प्रिवेंट करते हैं, जिससे वो ओवम से जाके फर्टिलाइज ना कर पाए। नेक्स्ट आते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में है, दीज मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आप फिगर आपसे पूछा जा सकता है, A small portion of vas difference is surgically removed off। अब vas difference है मतलब क्या है, ये चीज मेल में हो रहेगी बिकॉज फीमेल में vas difference जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एंड द कट एंड्स आर टाइट प्रॉपरली। मेल्स में क्या होगा, जो vas difference वाली डक्ट होती है जो स्पर्म को टेस्टिस से लेकर आगे की तरफ प्रोसीड करती है, उसी वॉस डिफरेंस पे कट लगाते हैं एंड उसे टाई कर देते हैं। अब टेस्टिस से जो वॉस डिफरेंस स्पर्म को लेके जा रही थी, उस वॉस डिफरेंस में एक कट लगा हुआ है, मींस क्या है, आगे स्पर्म बढ़ नहीं सकता। तो जब आगे स्पर्म बढ़ेगा नहीं तो वो फीमेल तक भी नहीं पहुंचेगा और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फ्यूजन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। फिर फीमेल्स में क्या होता है, मेल्स में इसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं क्योंकि वॉस डिफरेंस को कट कर दिया गया है। फीमेल्स में क्या होगा, स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जैसे यहाँ पे वॉस डिफरेंस को कट किया गया है वैसे ही फीमेल्स में वॉस डिफरेंस को, फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और इस चीज को हम ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। अगर आपको लर्न करना हो, फैलोपियन ट्यूब है तो ट्यूबेक्टॉमी हो गया इन फीमेल्स, और फिर वैसेक्टॉमी लर्न करना हुआ तो वॉस डिफरेंस। मेल्स में होते हैं वॉस डिफरेंस जो स्पर्म को कैरी करते हैं, वॉस डिफरेंस को कट किया, टाई कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वैसेक्टॉमी। और ऐसे ही फीमेल में है तो फैलोपियन ट्यूब,
फैलोपियन ट्यूब का ट्यूब आप लर्न करो, ट्यूब से क्या हो गया ट्यूबेक्टॉमी, उस ट्यूब को कट करते हैं सर्जिकली एंड वहां पे टाई कर देते हैं, तो ओवम आएगा ही नहीं साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन पे। अगर स्पर्म आ भी जाता है तो वहां पे क्या है, ओवम को आने के लिए स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी अकर नहीं होगी। सो दिस सर्जिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड। हमने जो यहाँ पे 4 मेथड्स पढ़े हैं, पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होते हैं कि कुछ डिवाइसेस होते हैं जिन्हें मेल एंड फीमेल पार्टनर्स यूज करके कॉपुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ चांसेस होते हैं, ये प्रेगनेंसी के चांसेस को रिड्यूस करता है, खत्म नहीं करते हैं। दूसरा मेथड होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में क्या करती है, फीमेल्स के लिए होते हैं, ये किसी या तो ओरल पिल्स को इनटेक करती हैं या फिर वेजाइनल पिल्स को, इनका कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता है फीमेल्स की बॉडी पे, तो दिस इज नॉट सेफ। फिर हमने पढ़ा IUCD, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इस डिवाइस को फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है और इंसर्ट करने के बाद यूट्रस तक आने वाले स्पर्म को ये किल कर देते हैं। इससे क्या होगा, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन नहीं हो पाता है, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है तो प्रेगनेंसी अकर नहीं होगी। नेक्स्ट मेथड आता है सर्जिकल मेथड, जहां पे क्या है, मेल्स में वॉस डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, दैट इज वेसेक्टॉमी। एंड फीमेल्स में क्या करेंगे, फीमेल्स में सर्जिकली फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं और वहां पे क्या होगा, इस प्रोसेस को हम ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टॉमी करने के बाद क्या होगा, ओवम फैलोपियन ट्यूब तक नहीं आएगा और वॉस डिफरेंस में क्या होता है, स्पर्म की एंट्री आगे यूरेथ्रा तक ये स्टॉप कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये फिगर आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्या है, ये फीमेल का पोर्शन है, फीमेल पोर्शन में ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसको कट करते हैं, कट करके टाइट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जब यहां से ओवम आएगा तो ये इधर ही रह जाएगा, बाकी ये यूट्रस में नहीं आ पाएगा और इधर से आने वाला स्पर्म आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग नहीं हो रही है देन देयर विल बी नो फ्यूजन। सेम ऐसे क्या है, ये टेस्टिस है आपका, टेस्टिस से इपिडिडाइमस के थ्रू होते हुए वॉस डिफरेंस से स्पर्म्स आगे की तरफ बढ़ती हैं, बट यहाँ पे हमने वॉस डिफरेंस में कट लगा दिया हुआ है। कट लगाने के बाद इसको टाई कर देते हैं, तो कट लगा दिया और टाइड अप कर दिया, फिर क्या होगा, अब ये जो आने वाला स्पर्म है ये आगे की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाता है, आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता है, तो क्या हो गया, स्पर्म की एंट्री इधर ही प्रिवेंट कर दी गई है। अब स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा, बट जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेम चीज इधर भी होती है, क्योंकि भाई अगर इधर का रास्ता आप स्टॉप कर दोगे, स्पर्म तो दोनों में बन रहे हैं, दोनों टेस्टिस में, तो हो सकता हो इधर से ना जाके इधर से जाए, तो यहाँ पे क्या होती है, वॉस डिफरेंस को दोनों साइड से कट कर देते हैं। ये होती है ट्यूबेक्टॉमी, दिस इज वेसेक्टॉमी। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 और 2 मार्क्स के। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम पढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में आपको पता होगा। भाई रिप्रोडक्शन करते हैं पीपल्स, रिप्रोडक्शन करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होने की वजह से ही पॉपुलेशन भी क्या करता है, बहुत इंक्रीज हो रहा है। और आज के टाइम में क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन तो एक्सप्लोड कर रही है बहुत बुरी तरीके से। आप जान सकते हो पहले क्या थी, 7 बिलियन थी पॉपुलेशन, बट आज के टाइम में 8 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन इज राइजिंग विद एन एक्सप्लोसिव रेट रिजल्टिंग इन अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। आपको पता है दैट इंडिया इज ओवर पॉपुलेटिंग कंट्री, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इवन इंडिया में ही मोस्टली पॉपुलेशन देखा जाता है, चाइना वगैरह की बात बाद में करते हैं, लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया इज ऑल्सो अ ओवर पॉपुलेटिंग कंट्री। यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो भूखमरी हुई, गरीबी हुई, ये सारी चीजें क्या होती है, अपने आप डेवलप कर जाती है। तो क्या है कि अगर आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर दो तो जो सिचुएशन है कंट्री की वो चीजें अब खुद से सुधर जाएंगी, एंड पॉपुलेशन कंट्रोल विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, बेनिफिशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो बेसिकली क्या क्या प्रोसेस लगाए जाते हैं, कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करोगे आप। सबसे पहली चीज कि हर एक पर्सन को
एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना, ठीक है। सबको सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे क्या है कि कितने इंडिविजुअल्स वो कर सकते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि कितने चाइल्ड्स उनके पास हो सकते हैं। इस चीज की एजुकेशन सभी के पास होनी चाहिए, इधर वो पढ़ा लिखा है या फिर नहीं है, किसी के पास भी। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मेजर्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला क्या कहा जाता है, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली। छोटा परिवार, सुखी परिवार के बारे में लोगों को घर घर जाकर, ठीक है, हर एक छोटी बस्ती हुई या कुछ भी हुआ, वहां जाकर लोगों को बताना, इस चीज के लिए जागरूक करना कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। तो यहाँ पे क्या है, इससे भी क्या होगा, अगर पीपल्स ये बात समझ जाते हैं तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। प्रोवाइडिंग कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, हाँ पॉपुलेशन बहुत सारे पीपल्स करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, जिससे क्या है लोग उसका यूज करेंगे एंड पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, जो एज है मैरिज की उसको रेज कर देना है। जनरेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है इन सारी चीजों को क्या करना है, रेज कर देना है और एडवांस टेक्नोलॉजी लगानी है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू फैमिलीज ऑब्जर्विंग फैमिली प्लानिंग, यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ मोटिवेटिव चीजें हो गई, ठीक है, इन सारी चीजों को अप्लाई करना चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए। फैमिलीज को बताना चाहिए कि कैसे फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, एक पूरा वेल डेवलप्ड चार्ट समझाना चाहिए। Imposing legal restrictions to control the family size, ये सारी चीजें तो खैर डेवलप्ड भी है हमारे यहाँ, कि जो भी है कि बड़ी फैमिली के लिए क्या है कि आप, आजकल तो बहुत सारे स्लोगन चलते हैं दैट हम दो हमारे दो टाइप, तो यहाँ पे क्या है कि फैमिली साइज को इंक्रीज करता है अगर कोई पीपल, तो उसके ऊपर लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर प्रॉपरली फॉलो की जाती है तो दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो ये था ओवरऑल चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां पे क्या है हमने कई सारे डिजीज के बारे में पढ़ा। डिजीज से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वहां से भी आपके लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड एड्स डे हमने तो पढ़ा, पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है, दैट इज ऑन 11th ऑफ जुलाई। तो ये तो जीके का क्वेश्चन है, आप याद रखो फिर भी। तो यहाँ से क्या है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, सारी चीजें रिप्रोडक्शन क्या कैसे है। अब रिप्रोडक्शन आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ये वीडियो लास्ट देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो अच्छे से, वहां की जो भी डायग्राम्स वगैरह हैं उनको लेबल करना सीखो, ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। बाय द वे, इसके बाद ये रिप्रोडक्शन चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, वहां पे ये सारी चीजें हेल्पफुल होने वाली हैं एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम कुछ नई चीजें जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।